व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज अदालत में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा ड्रामाई दिन रहा इस लिहाज से कि प्राइम मिनिस्टर के जो वकील हैं, उनके बच्चों के जो वकील हैं, उनसे सवालात पूछे जज साहब ने। और अब जो मामला है वो बहुत से लोगों के नज़दीक कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, क्योंकि अदालत ने 3 सवालात उठा के रख दिए हैं हुकूमत की तरफ या प्राइम मिनिस्टर उनके बच्चों की तरफ। और वो 3 सवालात जिनका जवाब ना इमरान खान ने देना है, ना जमात इस्लामी ने, ना पीपल्स पार्टी ने, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों ने देना है। वो 3 सवाल ये हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई। इसका मतलब बाय ऑल मीन्स ये है कि ये पैसा कहाँ से आया, पैसे की ट्रेल क्या है, पैसे का ट्रांसफ़र किस तरह है, ख्वाह कतर में आया, सऊदी अरब आया, जहाँ भी आया डजेंट मैटर। लेकिन असल बात यह है कि किस हिसाब से ये पैसा आया जिससे कंपनियां बनी। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि ज़ेर कफ़ालत होने का मामला, मरीम नवाज साहबा का ज़ेर कफ़ालत होने का मामला, इसकी डेफिनेशन जो है उसमें भी बहस हो रही है। अदालत पूछ रही नईम बुखारी साहब से कि आप इसको किस तरह देखते हैं। और इसके ऊपर भी सवाल पूछा गया है भट्ट साहब से, जो वकील हैं सुलेमान भट्ट साहब से, कि ज़ेर कफ़ालत का मामला बताइए कि मरीम साहिबा ज़ेर कफ़ालत थी या नहीं थी। तीसरा और बड़ा अहम सवाल जो प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के बजाय प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली है वाबस्ता, और जिसकी बेस पर वो क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई हो सकते हैं अदालत के आने वाले फैसले से, कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीरों में सच बताया गया है या नहीं, कि उन्होंने जो तकारीर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हुए ख़ासतौर पर कौमी असम्बली में की, वो सही थी, या जो जवाब जमा कराया गया उनकी तरफ से वो सही है। इन 3 सवालों के ऊपर अब लगता है कि केस का फैसला होना। अगर तो प्राइम मिनिस्टर या उनकी फैमिली की तरफ से वकील हैं वो साबित कर सके कि प्राइम मिनिस्टर के बच्चों ने कंपनियां जायज़ तरीके से बनाई, जायज़ मनी ट्रेल है, लेजिटिमेट रीजंस हैं, और कतरी शहजादे का लेटर हो या ना हो, तो ये सब बेल आउट हो जाएंगे हुकूमती साइड पे। ज़ेर कफ़ालत होने का मामला भी अगर रिजॉल्व हो जाता है तो ऑब्वियसली उनकी साहबजादी भी बेल आउट हो जाएंगी। और अगर ये 2 बातें सही हो जाएंगी तो तीसरी बात ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीरों में सच बताया गया या नहीं। तो ये सारा मामला अब चला गया हुकूमत की कोर्ट में या नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली की कोर्ट में। कल हेयरिंग है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर जो है वो क्या होता है, ये मामला जो है वो कल बहुत ही अहम रुख इख्तियार कर सकता है कि कल जवाब क्या दाखिल होता है या दलाइल क्या आते हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, तलाल चौधरी साहब हैं, अनीस अहमद एडवोकेट साहब हैं। अनीस अहमद एडवोकेट साहब के पास सबसे पहले जाऊँगा। अनीस साहब, ये जो 3 सवाल उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपके नज़दीक ये अहम 3 सवालात हैं और हुकूमत को इनका जवाब देना भी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, और दे पाएंगे बादियों नज़र में आपके नज़दीक? हाँ, शुक्रिया कामरान। अभी तक की जो हेयरिंग और हेयरिंग से पहले जो पानामा लीक्स का जब मामला शुरू हुआ, फिर वज़ीर आज़म के बयानात, और उसके बाद वज़ीर आज़म के फैमिली के दीगर जो बच्चे हैं, उनके बेटी और साहबजादगान, उनके बयानात, ये जिस तरीके से चलते रहे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ये 3 सवालात उठाए हैं, तो बज़ाहिर तो मैं नहीं समझता कि इन सवालात के जवाब ये शायद दे सकें, क्योंकि पहले से ही वज़ीर आज़म के बयानात में भी तज़ाद है, और इनके साहबजादगान के भी और इनकी फैमिली के दीगर उनके उसमें भी तज़ाद है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उस तज़ाद को सामने रखती है या कल दिए जाने वाले जवाबात को मद्देनज़र रखकर फैसला करती है। मेरा ख्याल से हमें इत्मीनान रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। काबिल एहतराम जज साहबान सीनियर जजेस हैं और इन मामलात को समझते हैं। अनीस भाई मेरा सवाल ये है, अनीस भाई हमें राय, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये बात अजीब लगती है कि ये मामला 6-7 महीने चल रहा है, इसके बावजूद आज की डेट तक प्राइम मिनिस्टर की फैमिली की तरफ से जो वकील हैं वो अभी तक ये नहीं बता सके अदालत को कि ये बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई, मनी ट्रेल क्या है, पैसा किस तरह कतर, सऊदी अरब, दुबई गया, और ये ज़ेर कफ़ालत अभी तक ये नहीं इनकी तरफ से आया जवाब। हो सकता है कल आ जाए, लेकिन अजीब बात नहीं है कि 7 महीने में भी अब तक जवाब नहीं आ सका। देखिए, अजीब और गरीब बात तो है, ये पाकिस्तान का सिस्टम यही है, पाकिस्तान में यही तरीका अपनाया जाता रहा है। पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज हुए हैं और उसको खींचा जाता रहा ताकि वो मसला अपने तौर पर दम तोड़ दे। ये तो बेहतर इसमें जो अपोजिशन ने, खासकर इमरान खान या उनके वकीलों ने और दीगर पार्टी के वकला ने,
इस पे कुछ ज्यादा प्रेशर डालने के बाद जो ये यहां तक नौबत पहुंची है, तो मैं समझता हूं कि अजीब व गरीब होने के बावजूद कल के हम उसका भी इंतजार करें, बजाय इसके कि देखिए एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, फिर एक केस चलता है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, फिर एक केस रात में मीडिया पे चलता है, तो 20 करोड़ लोग कंफ्यूजन का शिकार है। 20 करोड़ की आवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करती है, दलाइल की बुनियाद पे फैसला करती है, या कौम को मायूस करती है। ये कल के बाद आने वाले कल के बाद मजीद ये चीज वाजे होगी। मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। ये और बात है कि हुकूमत जो हमसे भी ज्यादा जिम्मेदार है इन तमाम मामला, वो खुद जो है 14-15 दफा मीडिया से टॉक करती है इसी केस के ऊपर, तो इसलिए वो फिर रिपोर्ट तो करना पड़ता है। अनीस भाई मसला ये है, तो अदालत उनको भी नहीं रोक रही, तो हम किस पे रुक जाए? ये पॉइंट है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पे पहली जिम्मेदारी आती है, राया पे बाद में आती है। फवाद चौधरी साहब के पास जाऊंगा मैं, गवर्नमेंट के पास सबसे एंड में आऊंगा ताकि वो कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे सकें। फवाद साहब, आज की हेयरिंग बड़ी इंटरेस्टिंग रही, 3 सवाल उठाए गए। ये ज़ेर कफालत वाला मामला जो है उसकी डेफिनेशन तो आपके वकील को भी नहीं मिल रही, जो प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी के हवाले से। आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? क्योंकि ये लग नहीं रहा कि साबित हो पाएगा इतनी आसानी से, जितना आप आसानी से आप समझ रहे हैं। व्हाट इज योर परसेप्शन? जायज़ब इसमें ज़ेर कफालत होने में मतलब आपको क्या डाउट है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो नवाज शरीफ साहब की ज़ेर कफालत नहीं है? पूरे पाकिस्तान में अगर किसी को डाउट है इसके ऊपर तो वो तो हमारे भाई तलाल चौधरी साहब को और उनके जो वकील हैं, उनके अलावा पूरे पाकिस्तान में किसी को शक नहीं है कि मरियम बीबी जो है वो नवाज शरीफ साहब के ज़ेरे बुनियाद पर आप कहते हैं? क्योंकि उनके हस्बैंड भी हैं, उनसे भी तो उनको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, या वो उनके डिपेंडेंट भी तो है ना शादी के बाद से, जो मौक़िफ़ है उनके जो हस्बैंड हैं उनकी मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनकी जो टैक्स रिटर्न वगैरह या जो उनके माली मामलात हैं वो बेचारे तो आलू प्याज लेने के भी वो नहीं है उनके वसाइल। वो मरियम बीबी का जिस तरह का जो लाइफस्टाइल है उसको कैप्टन सफदर साहब कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं? उनका तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 35 लाख रुपया उनका 2012 की ट्रैवलिंग है, 19 लाख रुपए उनकी 2011 की ट्रैवलिंग है। उनका जो जिस तरह की वो उनकी ज़िंदगी है, हर बंदा जानता है पाकिस्तान में वो जाती उम्रा में रहती हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहती हैं। और सबसे बढ़कर 2011 का सना बुच्चा साहबा से उनका जो इंटरव्यू है, जो आप ही के टेलीविजन के ऊपर हुआ था और आपके पास उसका क्लिप भी होगा, बार बार चलता है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो अपने वाले साहब के साथ रहती हूँ और उसके साथ ना उनके बच्चों की फीस का खाना जो है वो ज़ीरो है, उनके एजुकेशन का, तालीम का, सफ़र का हर खाना जो है उसके आगे ज़ीरो है, और उनका जो खर्चा है वो जाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बेयर करते हैं और इस यही डिपेंडेंट होता है। और पूरे पाकिस्तान में हर शख्स को पता है कि मरियम बीबी जो है वो डिपेंडेंट है, और ये ऐसा ही एक और कह लें कि फजूल तरीन किस्म का डिफेंस है, जैसा कि इससे पहले कतरी शहजादे का ये खत लेके आए थे और पूरा पाकिस्तान ने उस पर मजाक बनाया था और लतीफ़े बने थे। अब इसके ऊपर आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया ने हशर नशर किया हुआ है इन तरह के लतीफ़ों के ऊपर, तो डिफेंस बनाते हुए भी नहीं सोचते कोई अकल की बात की क्या होगी। तलाल चौधरी साहब, यू हैव अ राइट टू रिप्लाई। ज़ेर कफालत का मामला जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट है कि उनकी साहबजादी शुरू से शादी के बाद भी अपने वालिद साहब के साथ रहीं, उनके घर में रहीं, इवन जब वो मुल्क से बाहर चले गए जलावतनी में तब भी उनके साथ रहीं। तो इस आर्गूमेंट को आप बाय कर रहे हैं या आप समझते हैं कि नहीं उनके जो खामिंद हैं वो कफालत करते हैं अपनी वाइफ की और वो नवाज शरीफ साहब डिपेंडेंट नहीं है उनकी बेटी? देखिए कामरान चाहत साहब, एक तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि कोर्ट में जो हमने कहा है 1992 जब उनकी शादी हुई 25 दिसंबर, उसके बाद से वो यकीनन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की डिपेंडेंट नहीं है। अगर इस पूरे 25 साल के अरसे में 1992 से लेकर और तकरीबन ये मैं वही है बिल्कुल नहीं है, मैं आपको जरा बताना चाहता 1992 से लेकर 2016 ये तकरीबन 24 साल में अगर एक फॉर्म जिसमें वो भी टेक्निकली जिसमें लिखना जरूरी था किसी नॉमिनेशन पेपर में, देखे कैप्टन सफदर साहब के नॉमिनेशन पेपर भी हमने दे दिए, उस पे क्या लिखा है, हमने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के भी दे दिए, हमने तमाम टैक्स रिटर्न भी इनके सामने है। इसके बावजूद मैं ना मानूं, ये तो मैं इसमें कोई जरूरी नहीं समझता, कोर्ट को सेटिस्फाई करना जरूरी है और जितना कोर्ट सेटिस्फाई है इसका रिजल्ट आपके सामने कामरान चाहत साहब बिल्कुल आ जाएगा। हमारे यहां मियां बीवी ऐसे नहीं है कि वो अब मैंने 300 कनाल का घर लेना है तो पता चला है जी कि जमाइमा साहबा आप ले लें, फिर उन्हें कहा क्योंकि मैंने इसको खरीदना है मेरे पास पैसे नहीं तो जमाइमा मुझे लोन दे दो,
जब लोन ले लिया तो फिर कहना मैंने अच्छा, तुम्हारा तलाल वापस भाई, करना बात ये बताइए, तुम मैंने वापस चीज ले लो। पूछनी आपसे। इस तरह क्या खेल जो है ना हमने नहीं खेला कहीं भी। और मेरी गुजारिश एक दफा, मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, एक चीज बता दीजिए, इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। ये जो वेल्थ स्टेटमेंट जमा करी नवाज शरीफ साहब ने, जिसमें लिखा हुआ है एसेट्स इफ एनी स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ स्पाउस, बीवी, माइनर चिल्ड्रन एंड अदर डिपेंडेंट्स, उसमें जब मरियम साहबा का नाम आया तो ऑब्वियसली वो स्पाउस की कैटेगरी में भी नहीं आया, माइनर चिल्ड्रन भी नहीं, तो ये अदर डिपेंडेंट के नाम पे आया या कुछ और है इसका मतलब? कामरान साहब, मेरा तो ख्याल था कि आप जितना एक अहम टॉक शो करती हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन भी, ये आपको ये बात जो है पिछले तकरीबन 1 महीने की क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन अगर अभी आज कोर्ट में दोबारा मैं दोबारा आपके लिए जवाब रिपीट, मैं जवाब आपको रिपीट कर दूं ना। नहीं कामरान साहब, तसल्ली जरूरी है ना, आपने दूसरी दफा सवाल किया है। 1992 से लेकर 2016 तक 24 सालों में सवाए इस एक खाने के जहां पर इस फार्म में लिखना मजबूरी था क्योंकि मरियम साहबा की और प्राइम मिनिस्टर की एक प्रॉपर्टी इकट्ठी थी, उसके अलावा नॉमिनेशन पेपर से लेकर आईडी कार्ड से लेकर उसके बाकी टैक्स रिटर्न से लेकर तारीफों से लेकर के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की तारीफ क्या, हर चीज क्लियर है। और मेरी एक बात कामरान साहब, जिस दिन ये आज हमारे वकील ने क्लियर कर दिया है, कल के आर्गुमेंट यहां से शुरू होंगे क्योंकि वो डिपेंडेंट नवाज शरीफ की ये जाहिर नहीं कर सके, इसलिए मियां नवाज शरीफ का पनामा से तो कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। तो हमें उम्मीद है कि कल कोर्ट एक और साइड पर जाएगा। अब ये केस रह जाएगा शरीफ फैमिली के बाकी लोगों का और बिटवीन ये जो पिटिशनर्स हैं। नवाज शरीफ आज इस बात के बाद कि ये डिपेंडेंट जब नहीं साबित कर सके तो बिल्कुल इससे क्लियर है। जी फवाद साहब, जी मैं कह रहा हूं सवाल ये पूछना चाहिए आपको कि कैप्टन सफदर साहब मरियम बीबी के डिपेंडेंट हैं या नहीं हैं, क्योंकि मामला जो है वो यही है। आप अपने दिल से वैसे पूछ के बता दें, ये अनीस भाई बैठे हुए हैं, आप फोन यहाँ पे कॉलें ले लें और लोगों से पूछ लें कि आपका क्या ख्याल है कि मरियम बीबी जो है वो डिपेंडेंट हैं कैप्टन सफदर साहब के, या कैप्टन सफदर साहब जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के डिपेंडेंट हैं। तमाम जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा। और ये तो ऐसा डिफेंस है कि जिसके ऊपर बात भी करने की जरूरत नहीं है। 3 बातें हैं जिनका जवाब देना है जो आपने बड़ी अच्छी डिस्प्ले भी की हैं। पहली बात तो यह है कि हुसैन नवाज साहब ने 74 करोड़ रुपया लोन दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को। 23 साल की उम्र में हुसैन नवाज साहब जो है वो बिलियनर बन गए हैं। 19 साल की, 21 साल की, 22 साल की उम्र में जब लोगों के बच्चों के शनाख्ती कार्ड बनते हैं, जो ये 3 बच्चे हैं ये बिलियनर बन गए थे, तो जाहिर है कि ये इनका जो टैलेंट है उससे एक तो भाई अकबर बादशाह 9 साल की उम्र में बादशाह बन गया था, आप क्या बात कर रहे हैं? अजीब बात कर रहे हैं आप तो, किस्मत की बात है ये तो। हाँ, तो फिर ये भी बता दें कि हमें को वो वाला मामला है कि वो वाला तो फिर उसका मामला, लेकिन हमें कुछ समझाने की जरूरत है। ये टैलेंट की बात है मेरे भाई, की जरूरत है। अब इसमें फवाद साहब आप जले ना, रखा हुआ है। अगर आप 19 साल की उम्र में बिलियनर नहीं बन सके तो आप ना जले। जी तलाल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं कामरान साहब, जेलसी तो है, वैसे सच्ची बात है, नहीं ये तलाल भाई की भी जेलसी तो है अंदर से, लेकिन ये टीवी पे नहीं कहेंगे हम। जी मैं समझा देता हूं, आसान कर देता हूं कामरान शाह साहब आपके लिए, बड़ी आसान। वो जो हुसैन नवाज हैं उसका दादा जो है वो पाकिस्तान का नहीं एशिया का बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरर था 60s में 70s में, और वो आज तक भी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उसके बाद मैं एक एग्जांपल देता हूं कामरान शाह साहब, आपके टीवी के मालिक है, आपके मालिक है आमिर साहब, वो अपने बेटों में अपनी ये दुनिया जिस दिन वो 19 या 20 साल के होंगे, जब होंगे तो वो बिलियनियर होंगे। तो मेरे भाई कामरा फवाद साहब, बात ये है, बात हो रही थी, आप ये तमाम चीजें साहब के पैसे बात खत्म होगी, हम तो मान गए आपकी बात। मैंने कहा फवाद साहब ये भाई मेरे, मैंने दादा से शुरू किया है, मैं तो आपसे 2 सवाल पूछता हूं, आप उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। हुसैन नवाज अपने दादे का भी जवाब देगा, दादा से आप पोते पे क्यों आ रहे हैं? वालिद साहब को क्यों निकाल दिया आपने? मगर आप वालिद साहब को क्यों निकाल दिया? दे सकेंगे कि आपके लीडर के वालिद क्या करते थे? नहीं, वालिद साहब को क्यों निकाल दिया आपने? क्या हुआ था? मैं इस डिटेल में नहीं, देखिए ना आपने सवाल किया, इमरान खान का भी एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो आपके साथ हूं, यही मुतालबा आप पार्लिमानी पार्टी में कर दें।
मैंने कहा आप अपनी वज़ीर पार्टी आज़म में का ये एहतसाब मुतालबा होना करते हैं, चाहिए, मैं तो लेकिन कह रहा हूं इमरान खान का एहतसाब। इमरान खान खुद रोज आप कहता है दोनों जरा एक बात एहतसाब सुनिए, होना चाहिए, मेरे मेरा उधर रखिएगा इनको। एक मिनट तलाल भाई, मेरी बात सुन लीजिए। आज जज चॉइस साहब ने कहा, सर मेरी बात एक सुनिए। मिनट एक मेरी मिनट बात तो सुन ले, एक से आप ही जवाब सर एक दीजिएगा बात फिर। सुन लेना। चॉइस अच्छा। साहब नहीं देखे ना, चॉई फुआद साहब, क्रिकेट खेलने का मकसद ये नहीं है कि मैं चोरी करता रहूं, मैं टैक्स चोरी ओहो, करूं, तो मनी तलाल लॉन्ड्रिंग भाई करूं, मैं तो उसके आपके बाद साथ हो गया, तो मिसडिक्लेरेशन आपका ऑफ आर्गुमेंट एसेट खत्म हो गया ना। किसी और आप टॉपिक कह रहे हैं पे बात इमरान खान का एहतसाब होना चाहिए, मैं कह रहा हूं तलाल बिल्कुल भाई, होना 15 चाहिए। इमरान खान खुद दिसंबर कहते हैं को मेरा एहतसाब होगा है, तो ना। बात यार, खत्म एक हो दोनों गई। पहले हाँ, सुनो यही मेरी बात। मुतालबा हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी में भी कर दे, मैं आपका हो शुक्रगुजार रहा हूं। है और तलाशी लेने वालों को देनी पड़ेगी। चलो जी, अब दोनों म्यूट हो जाएंगे एक मिनट। बात यह है तलाल हाजिर भाई, है, हाजिर है, बिल्कुल तलाल हाजिर। भाई 15 दिसंबर को इलेक्शन बिल्कुल हाजिर होना पड़ेगा ना, भागने नहीं देंगे चॉइस साहब। 15 दिसंबर को इमरान खान के मुतालिक फैसला आना है इलेक्शन कमीशन का, हम उन पे भी प्रोग्राम करेंगे उस दिन। लेकिन आज तो मामला जो है उस पर फोकस रहे ना हमारे प्रोग्राम का, कि 3 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। और ये जो आप दादा और पोते की बात कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन कोर्ट भी परेशान हुई है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जस्टिस खोसा साहब के रिमार्क्स। वो कह रहे हैं अंकल, ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर के जरिए मुंतकिली ने हमें उलझा रखा है, यानी इतने बड़े जजेस भी उलझे हुए हैं। तो मैं जाता हूं एक न्यूट्रल वॉइस की तरफ, जो कि अनीस भाई हैं। अनीस भाई, ये जो आप सुन रहे हैं डिबेट तलाल भाई और फवाद साहब की, आपको आपका अपना क्या तज्जिया है इसमें? कहां पे आपको बैलेंस नजर आ रहा है, सच्चाई का या कम सच्चाई का? खैर, हम इतने बड़े लफ्ज यूज नहीं कर सकते, कोर्ट ही डिसाइड करेगी। व्हाट्स योर टेक, अगर आप तबसरा करना चाहें। देखें कामरान भाई, इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उनकी वकला की तरफ से, या उनको डिफेंड करने वाले हों, चाहे इमरान खान साहब की तरफ से या उनकी तरफ से केस इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं उसको डिफेंड करने वाले। इतना लोगों को, अवाम को अब इसका असर नजर आ रहा है कि जजेस भी कंफ्यूज हो गए हैं। तो ये इस तबसरे से, इस कमेंट से मैं ये समझता हूं, मेरे जहन में ये आ रहा है कि ये जजेस कैसे फैसला करेंगे। इसका एक हल है। जी बताइए। इस पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, इस पार्लियामेंट की जो सूरत हाल है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक इस पूरे सिस्टम को आप दुरुस्त सिमत में नहीं लेके जाएंगे जी। आज एक पनामा लीक, अभी तो 80,000 कंपनियां पनामा लीक में रजिस्टर्ड हैं। अब उस बाकी 80,000 में से कब उसमें से किस चीज की आती है, तो किसमें अनीस एडुकेट होता है, किसमें तलाल चौधरी साहब होते हैं, किसमें फहद चौधरी और किसमें कामरान शाहिद। मेरा एक भी नहीं है। मैं तो भाई जब तक ठीक है, मेरा मुझे तो अफसोस ही है, मैं ये कहना चाहता ठीक जी जी अनीस भाई, ये कंफ्यूज कर दिया है पूरी कौम को। नहीं, लेकिन सर बात तो क्या है, मेरी बात सुनिए अनीस भाई, बात ये है पड़ेगा कोर्ट इस वजह से, कोर्ट के जजेस जो है ना, मैं अर्ज सुन ले मेरी ना, वो आपकी मेरी डिस्कशन से कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको तो माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस ही बहुत है इस तरह के मामलात को डील करने का। वो कंफ्यूज हुए कतरी शहजादे की जो विल कह रहा हूं लेटर से, वो ग्रैंडसन ग्रैंडफादर का जो ट्रांसफर का है ना, वो उससे कंफ्यूज हुए। में कंफ्यूज भी नहीं हुए, वो कह रहे उलझा रखा है पूरा कतर भी कंफ्यूज इस मामले को, इस मामले ने। जी मैं ये यकीन से कह सकता हूं, देखे जजेस भी इंसान है जी जी, लेकिन वो ट्रेंड है सर, खासकर पाकिस्तान के जजेस। जी जी, ट्रेंड होंगे, भले ट्रेंड होंगे। पाकिस्तान के जो जुडिशियल सिस्टम है, जो कहीं असरात, कहीं ना कहीं में शक तो हर एक के ऊपर होता है। पाकिस्तान का हर शहरी अब थानेदार बन चुका है, वो हर एक पे शक करता है कि जज सही है या प्राइम मिनिस्टर सही है या वजीर सही है या पॉलिटिशियन सही है। आपको क्या लगता है बादियों नजर में, एक दूसरे पे आपको क्या लगता है ये सारे आर्गुमेंट जो है ज़ेरे कफालत के, ये वो आपको क्या लगता है? जी, मुझे ये लगता है कि न सिर्फ वजीर आजम साहब डिस्क्वालीफाई होंगे, बल्कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब भी डिस्क्वालीफाई होंगे। राइट। तलाल साहब, मैं इस बात पे जजेस भी होंगे हैरान, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं उनकी तरफ रिप्रेजेंट नहीं, लेकिन लोग ये इस बारे में आप सवाल जानना चाह रहे हैं। सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर एमकेएम जीत जाएगी। 7 महीने से ये मामला चल रहा है पनामा का। मैं पीएसपी का हूं, फहद भाई इसीलिए कह रहे हैं कि आपके मुखालिफ जीत जाएंगे। जमीन पार्टी है इधर। जी सर, वो इसीलिए कह रहे हैं कि आपके मुखालिफ जीतेंगे, वो आपको नहीं जितवाया। अच्छा चलो, ये पाकिस्तान है, इसमें तमाम को कंफ्यूज कर दो
तमाम इतना कंफ्यूजन पैदा कर दो कि कोई ना मैं कोई कंफ्यूजन से बाहर इसका निकलना चाह रहा हूं रिजल्ट मेरे फिर भाई। तबाही मैं की सूरत में तलाल भाई निकलेगा। क्योंकि बड़ी क्लियर बात करते हैं, जो भी आगे करते हैं चले, सही हो आगे। या गलत हो उनके हिसाब से। तलाल भाई, ये बड़ी हैरानगी की बात आपको लगती नहीं है कि 7 महीने इस मामले को हो गए, अभी तक आपने जो जवाब दाखिल कराया अगर वो सही भी है तो जज पूछ रहे हैं कि आप मनी ट्रेल साबित करें, आप नहीं कर सके अब तक। क्यों नहीं कर सके? अगर आपको क्लियर है सब कुछ तो यू शुड हैव बीन डन इट बाय नाउ। आप क्यों नहीं कर सक रहे? अब कल फिर आप दलाइल देंगे। मनी ट्रेल क्यों नहीं पता आप लोगों को कहां से क्या हुआ है? कतर भी आ गया, सऊदी गया, किस तरह पैसा मेरे भाई? देखिए, बाहर कामरान- कंपनियां कैसे बनी? ये जज पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा जनाब। देखिए कामरान साहब, जब बुनियादी तौर पर 4 सवाल थे, मैं उनको दोबारा जल्दी से दोहरा देता हूं। मुल्क से पैसे बाहर गए, इनके पास कोई सबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं गए। क्या कोई टैक्स एविजन या करप्शन हुई? नहीं हुई। क्या मरियम साहबा डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं। क्या 2006 से पहले इनके पास कोई चीज मौजूद है कि वो साबित करे कि ये प्रॉपर्टी शरीफ फैमिली की थी? बिल्कुल नहीं। अब मामला जो आप उठा रहे हैं सिर्फ वो रह गया है। कोर्ट कि उठा रही है, दुबई सर। में जो जी। पैसे थे वो कतर कैसे गए, वो जो या वो जद्दा कैसे गए या यूके कैसे गए? यानी कामरान शाहिद साहब ये सरेंडर कर गए हैं कि पाकिस्तान से पैसा कोई नहीं गया। सर इनको छोड़ दें आप। मैं ये कह रहा हूं कि किसका दुबई में केस पैसे था? किस तरह हमारा गए? केस था। तलाल भाई, दुबई में पैसे किस तरह गए? ये देखे, नहीं वो नहीं ना गए ना। वो अगर दुबई पैसे गए होते तो मेरे भाई ये उस वक्त तो ये सियासत तो दुबई में भी की मिल नहीं किस थे। तरह लगी, सर? उसके बाद बड़े बड़े दौर इन्होंने गुजारे। दुबई वाली स्टील मिल किस तरह बिल्कुल लगी उसकी बगैर पैसे तमाम के? चीजें आपको मेरे भाई वो पेश कर दी है, किससे लोन लिया, किस बैंक से, किसने जमीन दी, अच्छा। शाही खानदान किस तरह उसमें एक हिस्सेदार बना, एक एक। और कामरान साहब बिल्कुल परेशान ना हो आप। नहीं, मैं नहीं हो आपने रहा। मैं आपसे तो relax टॉक शो कर रहा हूं। करते आज कोई मैं अब मेरी बात सुन लेना। आज कोई 3.5 साल हो गए हैं। पहला धरना था, आपको याद होगा, मैंने कहा था ये पुरानी तनख्वाह पे काम करे थे। आपने बिल्कुल सही कहा था। उनकी बात हुई, मैंने आपके स्टॉक शो के आपने बिल्कुल सही कहा था। रिकॉर्ड कर ले जी, सही साबित हुए आप। दोबारा पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। और एक और आज एक तनख्वाह और है मेरी क्या बात वैसे? याद रखे, ये नवंबर इन पे बड़ा भारी रहा है। पहले अल्लाह लॉकडाउन नाकाम हुआ और अभी आहिस्ता आहिस्ता अब दिसंबर खत्म होने से पहले बिल्कुल सियासी यतीम होने वाले। मेरी बात याद रखें, ये पनामा माफ में करे, वैसे शर्मिंदगी इमरान साहब कहाँ होगी जा रहे हैं? जैसे सियासी कि नहीं, सियासी देखे ना, सियासी तौर पर बंदा अब इनके सहारे नहीं रहे। वो सहारे जो हुआ करते थे कभी वो नहीं रहे ना। वाह जी कामरान वाह। शाहिद साहब, क्या बात ये है जैसे जनाब। जैसे सर्दी का मौसम आया है, ठंड पड़ गई है, ठंड, और सियासत ठंडी हो गई है। अब क्या बात। पाकिस्तान में साजिश मैं नहीं यही चलेगी, कह रहा हूं, सियासत चलेगी। ठंडी हो गई, कोर्ट गर्म हो गया है और कोर्ट से निकलना है आपने, कोर्ट की गर्माइश की साहब, हिद्दत से कामरान- बचते हुए यूं यूं करके। कामरान साहब, जी, जी। कामरान शाहिद साहब, मैंने आपसे कहा है कि इसका रिजल्ट भी वही होगा जो धांधली कमीशन का तलाल हुआ भाई, था। इसका मतलब ये देखिए, हुआ, मैं भी जाके अगर कोशिश अगर करता हूं, अगर ये वहां आपकी बैठा हैट्रिक होता हो गई ना, हूं। और इसकी आप अगर मेरी आपकी- बात रिकॉर्ड पे यार है। भाई, कुछ बात अगर आपकी हैट्रिक हो गई ना कर लें। अगर आपकी प्रेडिक्शन की हैट्रिक होगी ना तो फिर इंशाल्लाह आप इंटरनेशनल लेवल के पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। दुनिया जहान के लोग आएंगे आपसे। नहीं, और शेख फिर- रशीद को भी पीछे छोड़ देंगे आप। मैं- वो तो वही कामरान छोड़ शाहिद साहब, आप कोई खाना खिलाने वाली बात करें, ये इंशाल्लाह जी, जरूर। सच्ची होगी। मुझे ये नजर आ रहा है ना, भाईजान, मैं इनके कोई पास पार्टी चीज़ थोड़ी ही कोई उसमें। नहीं। मैं नहीं तो आपको रद्दी वैसे के ही- कागज कौन जमा करवाता है? तलाल भाई, नहीं तो मैं नहीं वैसे तो ही खाना फुआद हाजिर चौधरी है। जैसा अगर फुआद चौधरी वकील जी। अगर फुआद चौधरी वकील होता ना तो कभी वो किताब जमा ना करवाता। बिल्कुल। यकीन करें, मैं मुझे यकीन तलाल है साहब, कि वो सॉरी, देखिए, फवाद इन्होंने साहब। कोई चीज दी ही नहीं है। फवाद साहब, हालांकि सब कुछ इन्होंने साबित करना है, लेकिन फिर भी लग रहा है आप कुछ साबित नहीं कर पा रहे कोर्ट में। बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है और मुझे खाना खिलाना पड़ जाएगा तलाल साहब को। मैं वैसे भी खिला दूंगा वैसे, जब लाहौर आएंगे नेक्स्ट टाइम। जी अच्छा कामरान, ऑन सीरियस नोट मैं आपको बताऊं कि 5 एलिगेशंस हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर। पहला एलिगेशन यह है कि उन्होंने झूठ बोला। 3 जो तकरीरें उन्होंने की वो आपस में, वो तो आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर है, वो तो कुछ साबित करने वाला उसमें रह नहीं गया। अगर आप 27 दफा जजों ने कहा, इतनी दफा तकरीरें पढ़ दी हैं कि आप तो रह नहीं हिफ्ज़ हो गई। दूसरा एलिगेशन यह है कि उन्होंने टैक्स एवेजन की। तीसरा एलिगेशन यह है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। चौथा एलिगेशन जो है वो ये है कि इन्होंने अपनी कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स की। ये एलिगेशन हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर। अब इसमें जो चीजें साबित हो गई हैं, जो झूठ का मामला है वो साबित हो गया है। सारी इस तकरीरें आपके सामने हैं, रिकॉर्ड आपके सामने है, जजेस के सामने है।
दूसरा मामला यह है कि जो इन्होंने जायदाद बनाई साबित हो गया, इन्होंने एडमिट कर ली कि जायदाद इनकी है। अब अगला मरहला ये कि ये जायदाद वाइट पैसों से खरीदी गई, वो साबित करना जाहिर है कि जो नवाज शरीफ साहब की जो तीनों बच्चे हैं उन्होंने साबित करना है कि वो वाइट पैसा कहां से गया। उसके जो 3 वर्जन दिए हैं, पहला दिया उन्होंने कि हमने गल्फ स्टील लगाई थी, उससे पैसे अजीजिया में भेजे, अजीजिया से पैसे वहां पे गए, वो झूठ साबित हो गया। फिर इन्होंने कहा कि हमने कतरी शहजादे के साथ, शहजादा भी बेचारा पता नहीं है या नहीं है, कि बहरहाल जो कतरी शहरी है उसके साथ इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट से पैसे लेके बाहर गए। ये जो और तीसरा जो इन्होंने कहा कि जो ट्रस्ट डीड बनाई थी मरियम बीबी की, जो एक बेनिफिशियल ओनर है और उनका रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि वो बेनिफिशियल ओनर है, ट्रस्ट डीड अदालत ने कहा कि जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा मरियम बीबी की बेनिफिशियल जो है वो मामला जो है वो बहाल हो गया। अब दूसरा और मामला यह है कि हसन नवाज शरीफ साहब ने 21 साल की उम्र में 1999 में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा मैं स्टूडेंट हूं, कुछ नहीं कमा रहा। 2001 से 2005 के दौरान हसन नवाज शरीफ साहब ने मिलियंस ऑफ पाउंड्स की 4 जो अपना कंपनीज हैं बरतानिया में खड़ी की और उन कंपनीज ने मिलियंस ऑफ पाउंड्स की प्रॉपर्टी का बिजनेस किया। उसका बताना है कि जनाब हसन नवाज साहब ने कि वो पैसे जो है वो कहां से आए, उनके पास 74 करोड़ रुपया उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दिया। वो 74 करोड़ रुपए का हिसाब देना है कि वो कहां। एक इंपॉर्टेंट चीज और सिर्फ कह दूं ब्रेक से पहले आपकी, अल तौफीक बैंक का 1999 में जो सेटल हुआ मामला, $34 मिलियन पे किए गए अल तौफीक बैंक को। वो पीएमएलएन ने बताना है कि वो $34 मिलियन कैसे दिए गए, क्यों दिए गए और एक बात बताइए, ये बताना है। ये सवाल आप उठा रहे हैं कि सिर्फ कोर्ट ने भी उठाई है सवाल, कि आप भी उठा रहे हैं इस प्रोग्राम में? ये सारे सवाल मैं कोर्ट ही के एक्सट्रैक्ट्स आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बता रहा। मैं एक ब्रेक लूंगा जी, एक ब्रेक लेते हैं, व्यूअर्स वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। व्यूअर्स मैं आपको जरा कुछ पढ़ के सुना रहा हूं। कोर्ट ने जो कहा आज आपको जरा अपडेट हो जाए, ये किसी का बयान नहीं है, मुअज़्ज़ज़ जजेस की बात है। जस्टिस आसिफ सईद खोया साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म खुद अपने ज़ेर कफ़ालत कैसे हो सकते हैं, अगर आपकी बात मान ली जाए कि कागजात नामजदगी में ज़ेर कफ़ालती खाने में मरीम नवाज़ का नाम दर्ज है। मलकियत तस्लीम करने के बाद सबूत फराहम करने की जिम्मेदारी आप पर है, ये भी जज साहब ने कहा। इल्ज़ाम है कि कंपनी और जायदाद गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हैं, ये आपने साबित करना है कि नहीं बनाई गई गैर कानूनी तरीके से। बयानात में तजाद का भी इल्ज़ाम है प्राइम मिनिस्टर पर, जस्टिस आसिफ सईद खोया साहब ने कहा। अंकल ग्रैंडसन ग्रैंडफादर के जरिए मुंतकली ने हमें उलझा रखा है, जैसे खोसा ने कहा। अगर टैक्स गोशवारे गलत भरे गए, जो मैंने वेल्थ स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाया उसके हवाले से, अगर टैक्स गोशवारे गलत भरे गए तो उसका फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट करेगी? एक ज़ेर कफालत अहलिया और दूसरी बेटी हैं। ये सवालात आज कोर्ट ने उठाए हैं और इनका जवाब देना है बेसिकली नवाज शरीफ साहब की साइड से। मैं अगर चला जाऊं सीधा अनीस भाई की तरफ। अनीस साहब, आप इमरान खान साहब के मतलब ये कह रहे हैं साथ साथ कि वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे। चले नवाज शरीफ साहब का केस तो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि 15 तारीख को वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? देखिए, जो सूरत हाल चल रही है इमरान खान साहब पर इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, यकीनन उन पे भी जो दाखिल किया है जिन लोगों ने भी, वो सोच समझ के दाखिल किया है। तो मामलात इतने जब उलझ जाए तो उसके लिए फिर कोई ना कोई अदालत को ही एक मजबूत डिसीजन करना पड़ेगा कि किसी को भी शक का फायदा देकर आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है कि उसी दलाइल, वही दलाइल इमरान खान साहब के खिलाफ भी मुस्लिम लीग नून के हैं, जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इमरान खान साहब के दलाइल हैं। अगर कहीं उन पे इल्जाम है कि उन्होंने झूठ बोला, ये कैसे आप इक्वलाइज कर रहे हैं? इक्वलाइज देखें, मैं एक अंतहाई मुझे बताएं ना, इमरान खान की मार्बल आर्च में कितनी जायदादें हैं? मैं मार्बल आर्च की जायदाद की बात नहीं हो रही है। मैं पूरी मेरी बात सुन ले ना। आप, हो सकता है आप में कॉमन सेंस ज्यादा हो और मुझ में कॉमन सेंस कम हो, लेकिन मैं भी जो मीडिया और ये अखबारात और ये जो दलाइल और जो वकला की जो बातें सुन रहा हूं, मैंने कहा ना, मैं भी उससे असर ले रहा हूं। मैं ना तो मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हूं, ना मैंने इमरान खान साहब के कागजात देखे हैं, ना मैंने नवाज शरीफ साहब के कागजात देखे हैं। कल नवाज शरीफ साहब के साहबजादगान ये भी सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं। बैलेंस करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना,
बिल्कुल फजूल बात है भाई। इमरान खान के ऊपर अगर कोई केस बनता है तो हुकूमत ने एहतसाब कल करना है, वो आज करे। वो इमरान खान रोज खड़ा होकर कह रहा है। आप अजीबो गरीब, मतलब कोई कंपैरिजन की कोई बुनियाद होती है यार, कमाल कर रहे हैं आप लोग। कमाल तो देखे अदालतें करेंगी ना, कि जब वो फैसले करेंगी तो उनके फैसले कमाल के होंगे, इलेक्शन कमीशन के फैसले कमाल के होंगे, लोग कहेंगे ये फैसले कमाल के हैं। मैंने तो अपनी एक राय दी है कि जो सिचुएशन चल रही है, जो सूरत-ए-हाल चल रही है, जो कंफ्यूजन क्रिएट है, मैं उसकी बुनियाद पे कल हो सकता है फवाद साहब, कल हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से लोटो लॉटरी का सर्टिफिकेट पेश हो कि ये जो सारा पैसा है लॉटरी में निकाला गया, लंदन में लॉटरी बहुत टाइम में लगा दिया, फिर आप क्या करेंगे? अच्छा तलाल साहब, आप मुतमईन हैं कल आप ये सवालात के जवाब दे सकेंगे? आपके वकील ये 3 ज़ेर कफालत वाला मामला कंपनियां कैसे बनाई हुसैन और हसन नवाज साहब ने, और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में तजाद या झूठ है या नहीं है, ये आप कल जवाब दे पाएंगे? आप कॉन्फिडेंट हैं? कामरान शाहद साहब, बड़ा मुख्तसर सी बात है। अगर जवाब जो है वो चला जाएगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा फैसले से, और हमें तो अदालत पे एतमाद है। और ये हमने ये जहां से केस शुरू हुआ था, जो पिटिशनर हैं उनका मौक़िफ़ बदलते बदलते अब वो यहां आ गए हैं कि ये तकरीर नवाज शरीफ में अगर और मगर जो है ना, ये ठीक नहीं है। यानी अगर नवाज शरीफ तकरीरें ना करते या हुसैन नवाज इंटरव्यू ना देते तो इनके पास कुछ चीज नहीं है, ये 2 घंटे में केस खत्म हो जाता। ये देखिए जो सबूत इन्होंने इल्जाम के देने हैं वो नाकाम रहे हैं। अब रही 2006 वक्त के बाद की बात या उसकी मलकियत की बात, बिल्कुल तमाम सवालों का जवाब देंगे, मुतमिन करेंगे जिस तरह के मुतमिन किया गया है ये डिपेंडेंट वाली बात पे, जो कि मरियम नवाज साहिबा के बारे में है। और ये आपको आइंदा आने वाला, हमने तो डे टू डे हियरिंग की दरखास्त दी है, हम तो जल्दी में है। ये कभी वकील बदलते हैं, कभी मौक़िफ़ बदलते हैं, कभी दलील बदलते हैं, किसी तरह निकल जाए दरमियान से, लेकिन निकलना मुश्किल है। जी फवाद साहब, ये भी तो हो सकता है, देखिए अगर बेटी वाले के घर में रह रही है, मतलब ये तो नहीं वो डिपेंडेंट ही है लीगली, या अगर कोई बाप ने गिफ्ट में कोई चीज दी, इसका मतलब ये तो नहीं वो डिपेंडेंट है। तो ये तो आपने साबित करना है ना कि वो डिपेंडेंट है। आप तो कह रहे हैं साबित हो गया, उनका रहना ही साबित हो गया। जी पहली बात यह है डिपेंडेंट का मतलब क्या है। डिपेंडेंट का मतलब यह है कि मैं अपने अखराजात के लिए, अपने ज़िंदगी के वसाइल के लिए किसी के दूसरे जो भी साहब है, चाहे खामंद है या बीवी है या वालिद है या दादा है, उनके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ। ये डिपेंडेंट का मतलब है। अब इसमें जो सबूत लगाए गए हैं, एक वेल्थ टैक्स का लगाया गया है, उसके साथ ये लगाया गया है कि बिजली का बिल, एजुकेशन का बिल, ट्रैवल का बिल, उनका जो सारा जो अपना जिंदगी के अखराजात है, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो अपनी रिटर्न्स हैं उनमें लिखा हुआ है 00000, और प्राइम मिनिस्टर साहब की लिखा हुआ है जो कैप्टन सफदर साहब के रिटर्न में लिखा होगा। कैप्टन सफदर साहब का रिटर्न चेक किया आपने? उसमें लिखा होगा वो पे कर रहे हो। कैप्टन सफदर साहब का रिटर्न देख के तो बंदे को दुख होता है कि कैप्टन सफदर साहब जो है वो बेचारे पता नहीं जिंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। अल्लाह उनको जो है वो उनकी मसाइल आसान करे, क्योंकि काफी उन्होंने तो रिटर्न ही जमा नहीं कराए जब तक वो MNA नहीं बने। उससे पहले उन्होंने कभी रिटर्न ही जमा नहीं कराए। जब MNA बने हैं तो पहली दफ़ा उनको ख्याल आया है कि एक रिटर्न भी कोई चीज़ होती है और वो जमा कराना होता है। उससे पहले उनका जो सारे मसाइल हैं, जो उनके मामलात हैं, वो देख के तो बहुत ही उनका बुरा हाल है। और काफ़ी यहाँ पे लोगों ने सोचा कि उनकी कोई मदद वगैरह की जाए जिस तरह की उन्होंने डिपिक्शन की है। लेकिन बहरहाल इसमें जो हालात इस वक्त यही हैं कि जो मरियम बीबी हैं उनकी तमाम तर जो डिपेंडेंस है वो अपनी ज़िंदगी के लिए वो जाती उम्रा के ऊपर है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर है, और हत्ता के जो सियासी डिपेंडेंस है वो भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर है। और आप देखते हैं कि जो पार्लियामानी पार्टी है, और मुझे समझ नहीं आती कि ये जो PID में रोज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं हमारे दोस्त जिनमें तलाल चौधरी साहब भी शामिल हैं, वो मेरे और आपके और नीस साहब के जो टैक्स के पैसे हैं उनसे हमारे ही खिलाफ रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसकी इंस्ट्रक्शंस भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो पास करती हैं। और मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त कह लें कि वो डिपेंडेंस भी उनके ऊपर है, जाती उम्रा की डिपेंडेंस भी उनके ऊपर है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस की डिपेंडेंस भी जो है वो इस वक्त जो है वो मरियम बीबी जो है उनके ऊपर चला रही है। और ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर किसी एविडेंस की भी जरूरत नहीं है। Would you like to say something on this particular point, dependence issue? कामरान साहब एक मिनट जरा। जी आप बताइए।
कामरान साहब, गुजारिश ये है कि काश फवाद साहब को वकील कर लिया होता पीटीआई ने, तो जितनी बातें मैंने इस टॉक शो में सुनी है कि मैं अदालत के अंदर भी सुन लेता, वहां भी कोई आर्गूमेंट सुन लेता। वहां ये बातें और नहीं आई। दूसरी ये जो तंज करने वाली है, ये देखे ना, जो तंज करने वाली है कैप्टन सफदर साहब पे, मैं फवाद साहब से कहूंगा ये देखे हम सारे इसी मुआशरे में रहते, ये मुनासिब बात नहीं है। आप हम टैक्स तंज ना रिटर्न ले करें आए किसी उनके। पे, वो सेल्फ टैक्स मेड रिटर्न ले आदमी आए। है। मैं टैक्स उनके रिटर्न ले आए ना जो इनकम टैक्स रिटर्न है, चॉइस साहब सुन लेना, चॉइस साहब सुन ले, जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो पहले भी देते रहे, जब मुल्क से बाहर रहे तब उन पे देनी लाजमी नहीं थी, जब से वापस आए हैं वो दे रहे हैं, और उनके पास अल्लाह का शुक्र जो दिया गया और अल्लाह ने दिया वो उनके सामने है। अब बंदा जेलस होता रहे तो ये और बात है, लेकिन गुजारिश ये है कि उन पर भी इन्हें चाहिए कि कोर्ट में उन्हें पार्टी बनाए, साबित करें। साबित हम टॉक शोज में तो पार्टी है, ऐसे वो लगता पार्टी है है। जैसे इनके वो पास पार्टी है, वो भी दिमाग के disqualify सबूत होंगे। हैं। लेकिन होता ये है कि नहीं, वो जब भी कोर्ट में disqualify जाते हैं, होंगे। यकीन करें, देखिए, फिर वो तलाल साहब एक रद्दी बात के बताइए, कागज निकलते तलाल साहब हैं, एक बात फिर वो बताइए, पकौड़ों वाले मैं वैसे कागज सवाल पूछना निकलते चाह रहा हूं हैं, आपसे। फिर वहां पर इनको सुबकी उठानी पड़ती है, फिर वकील तलाल साहब, एक बदलते बात हैं, बताइए, फिर ये आपको- क्या बदलने से आपको काम इस नहीं बारे में- चलेगा। तलाल भाई, एक बात बताइए। ये सबूत दें, झूठ छोड़े। आपका अपना वर्जन क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी उनके पे डिपेंड नहीं है, जबकि वो एक टॉक शो में कह भी चुकी हैं कि वो वालिद साहब के साथ रहती हैं। देखिए, मैंने आपसे दोबारा अर्ज कर देता हूं कि 1992 के बाद वो नहीं डिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पर। तो लेकिन 2011 जो में बेटियां मरियम हैं, बीबी ने उनको क्यों कोई कहा कि तोहफा मैं अपने देना, वालिद की डिपेंडेंट हूं? उनको कोई तोहफा देना, उनको कोई उनका इज्जत करना, उनका या वालिद के एहतराम साथ रहना। करना, उनको कोई अपने अब वालिद अपने जेब से कोई चीज देना, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। मैं नहीं बात करूंगा, देखे चॉइस साहब, मैं प्रोग्राम को तल्ख नहीं करना चाहता, यहां तो लोग अपने बेटियों को मानते नहीं। देखिए, हम इस साइड पे ना जाए, हमारे मुआशरे में हिस्सा है। चॉइस फवाद साहब भी अपनी बहन को, मैं भी अपनी बहन को, इनकी भी कोई बेटी होगी या मेरी भी कोई होगी, तो हम उसी तरह उसको इज्जत देंगे, उसको कोई गिफ्ट भी देंगे, उसको कोई घर से कोई चीज भी देंगे। लेकिन टेक्निकली मरियम नवाज जो है वो बिल्कुल 1992 फवाद साहब कुछ कह रहे हैं आपने? 25 दिसंबर के Quickly, मैंने ब्रेक लेनी बाद है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे डिपेंड। मैं भी ये कह रहा था, बेटी को दे देते हैं। देखिए, मैं तलाल बेटी को साहब दे देते हैं। तलाल साहब की बातों के ऊपर देखे ना, गिफ्ट देना, हम यही कह रहे हैं। आप जो बात ये तलाल सर, साहब ब्रेक कह रहे हैं, लूंगा मैं। एग्जैक्टली हम यही कह रहे हैं कि जो हमारे 3 सवाल और प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के कल जवाब सुप्रीम कोर्ट में, उसके साथ ही हम शाम के प्रोग्राम में दोबारा इंशाल्लाह उनके जवाब लेकर जो क्या डिस्कशन हुई हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत।